मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या किया जाता है, हम लोग डिफरेंट डिफरेंट फ्रैगमेंट्स के या मॉलिक्यूलर आयन के मासेस इससे निकालते हैं। मेनली इसको किस लिए यूज किया जाता है, मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए यूज किया जाता है, इसलिए इसका नाम क्या है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी या मास स्पेक्ट्रोमेट्री बोलते हैं। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, कोई मॉलिक्यूल है M, इसमें इलेक्ट्रॉन बीम डाला जाता है। क्या डाला जाता है, इलेक्ट्रॉन बीम। तो इसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और क्या बनता है, मॉलिक्यूलर रेडिकल आयन। क्या बनता है, मॉलिक्यूलर रेडिकल आयन। इस मॉलिक्यूलर रेडिकल आयन का इस मॉलिक्यूलर रेडिकल आयन का मास टू चार्ज रेशियो M/Z बोले या M/Q बोले या इसी को M/E भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मास टू चार्ज रेशियो। क्या बोलते हैं, मास टू चार्ज रेशियो। और इसी मॉलिक्यूलर रेडिकल आयन के कारण हमारा जो पिक आता है, उसको क्या बोलते हैं, पेरेंटल आयन पिक। क्या बोलते हैं हम लोग, पेरेंटल आयन पिक बोला जाता है। इसके कारण जो पिक होगा उसको बोलेंगे पेरेंटल आयन पिक। तो पेरेंटल आयन पिक जनरली कैसा होगा पूछेंगे, क्या बोलेंगे आप, ऐसा पिक जिसमें मास टू चार्ज रेशियो सबसे ज्यादा है, उसको आंख बंद करके बोल देना, वो क्या है, पेरेंटल आयन पिक है। वो क्या है, पेरेंटल आयन पिक है। फिर जब ये इंस्ट्रूमेंट में आगे बढ़ते जाता है ना भाई, आगे बढ़ते जाता है तो ये फ्रैगमेंट्स में टूटते जाता है। किस में टूटते जाता है, ये फ्रैगमेंट्स में टूटते जाता है। इन फ्रैगमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, डॉटर आयंस। क्या बोलते हैं, डॉटर आयंस बोलते हैं या फ्रैगमेंट आयंस बोलते हैं। ये जो M1 M2 M3 है, ये क्या है, फ्रैगमेंट आयंस है। तो फ्रैगमेंटेशन होता है तो फ्रैगमेंट आयंस बनते हैं। ठीक है, तो ये फ्रैगमेंट आयंस और मॉलिक्यूलर रेडिकल आयन आपको समझ आया। मॉलिक्यूलर रेडिकल आयन क्या है, जब किसी भी मॉलिक्यूल से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए, कैसे निकाला जाता है, उस पे इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन टकरा के बाहर निकल जाता है ना। पॉजिटिव और रेडिकल, एक इलेक्ट्रॉन निकला है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में ज्यादातर एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो रेडिकल बनता है ना। चलिए देखिए, अब जो मास स्पेक्ट्रोमेट्री होता है, ये किसका प्लॉट होता है, ये होता है इंटेंसिटी वर्सेस मास टू चार्ज रेशियो। इंटेंसिटी वर्सेस मास टू चार्ज रेशियो। तो ये ऐसे ऐसे हमको मिलते हैं पिक, ऐसे ऐसे इंटेंसिटी से 0 से 100% तक होता है। ऐसे मैं बताऊंगा इसी में और कुछ कुछ आगे चल के ऐसे। अब देखते हैं हम लोग कंडीशंस फॉर मास स्पेक्ट्रोमीटर। सैंपल मस्ट बी इन वेपर फेज टिल आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन तक सैंपल किस में होना चाहिए, वेपर फेज में होना चाहिए। सैंपल शुड नॉट डिकम्पोज थोरोली ड्यूरिंग वेपराइजेशन। वेपराइजेशन के दौरान ही सैंपल क्या नहीं होना चाहिए, डिकम्पोज नहीं होना चाहिए। प्रेशर इनसाइड द मास स्पेक्ट्रोमीटर इज एज लो एज पॉसिबल ड्यूरिंग इंट्रोडक्शन ऑफ सैंपल। तो प्रेशर ज्यादा होने से क्या हो जाता है भाई, प्रेशर ज्यादा होने से रिएक्शन हो जाएगा यार, फ्रेगमेंटेशन शुरू से ही हो जाएगा। इसलिए प्रेशर को क्या रखा जाता है, थोड़ा कम रखा जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट डिफरेंट आयंस। तो पेरेंटल आयन या मॉलिक्यूलर आयन पिक। तो मास टू चार्ज रेशियो या बोलते हैं पिक विदाउट एनी फ्रेगमेंटेशन। पिक या पिक विदाउट एनी फ्रेगमेंटेशन, बिना कोई टुकड़े में टूटे हुए हमको पिक मिलता है, उसको बोलते हैं क्या, फ्रेगमेंट आयंस, है ना।
अब यहाँ पे आपको कई बार ये पूछता है ऑर्डर ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स। तो सबसे ज्यादा एनर्जी और सबसे कम एनर्जी का ऑर्डर पूछता है, तो सबसे कम एनर्जी हमको लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में लगता है। उसके बाद डीलोकेलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन, उसके बाद लोकेलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन, उसके बाद कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, उसके बाद सबसे टफ होता है कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड, है ना। ये इंस्ट्रूमेंट को लगने वाली एनर्जी का ऑर्डर है भाई। हाँ जी, लोकेलाइज्ड डीलोकेलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन, लोकेलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन, जैसे डीलोकेलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन देखो जो कॉन्जुगेशन में होगा ये डीलोकेलाइज्ड है। अगर मैं बोलूं ये पाई इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, लोकेलाइज्ड है। समझ में आया? चलो ठीक। अब नीचे दूसरा नंबर दिया है बेस पिक। दूसरा नंबर क्या दिया है, बेस पिक। तो मोस्ट इंटेंस पिक इन द मास स्पेक्ट्रम इज नोन एज बेस पिक। इट असाइन द रिलेटिव इंटेंसिटी ऑफ अदर पिक बिकॉज बेस पिक इज 100% इंटेंस। मेरी बात इधर सुनिए, देखिए मैं क्या लिखा हूं इधर, ऐसा पिक जिसकी इंटेंसिटी 100%, ऐसा पिक जिसकी इंटेंसिटी क्या हो, 100% हो, तो ऐसे पिक को ही क्या बोलते हैं हम लोग, बेस पिक बोलते हैं। कौन सा पिक बोलते हैं, बेस पिक। तो सबसे ज्यादा इंटेंसिटी कौन सी पिक की होती है, ऐसा आप लोगों को स्टेटमेंट बना के पूछ देता है कई बार। तो मॉलिक्यूलर आयन पिक की, कि बेस पिक की, कि फ्रैगमेंट पिक की, तो क्या बोलेंगे, बेस पिक की इंटेंसिटी हमेशा क्या होता है भाई, सबसे ज्यादा होती है 100%। और इसी से बाकी जो पिक है उनकी हम रिलेटिव इंटेंसिटी क्या करते हैं, असाइन करते हैं। ठीक है, इतना क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेटा स्टेबल आयन पिक या मेटा स्टेबल पिक बोलते हैं। एन आयन फॉर्म्ड विथ सफिशिएंट एक्साइटेशन to dissociate during its flight from ion source to the detector। तो मेटा स्टेबल आयन क्या होता है, मेटा स्टेबल आयन ना बहुत कम समय के लिए जब वो फ्लाइट करते रहता है ना, आयन क्या करता है, टाइम ऑफ फ्लाइट मास स्पेक्ट्रोमीटर में इंट्रोड्यूस करते हैं, वेपराइज होकर फिर फ्रैगमेंट होके क्या होता है, टूटने लगता है और फ्लाइट में जाता है, मतलब ऐसे जाने लगता है। तो उस बीच में कुछ ऐसा आयन बनता है जिसकी स्टेबिलिटी बहुत ही कम होती है, इनको बोलते हैं हम लोग मेटा स्टेबल आयन पिक। देखो अब यहां पे आपको मेटा स्टेबल आयन पिक का एक क्वेश्चन दिया हुआ है। द मास ऑफ मेटा स्टेबल आयन प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ F1 फ्रैगमेंट इन द फॉलोइंग मास फ्रैगमेंटेशन सिस्टम। तो देखिए जो मास है ना मॉलिक्यूल, ये देखिए इधर देखिए, ये मॉलिक्यूलर रेडिकल आयन है या पेरेंटल आयन पिक। इससे जो पहला फ्रैगमेंट बन रहा है जी, ये पहला फ्रैगमेंट जो बन रहा है इसका वैल्यू क्या है, 177 है ना। उसके बाद जो F2 आयन बन रहा है, इसके बाद दूसरा फ्रैगमेंट बनेगा, है ना। इसमें क्या हो रहा है, CO बाहर निकल रहा है। तो F2 क्या है भाई, डॉटर आयन है। क्या है, F2 डॉटर आयन है। अब इस डॉटर आयन का मास कितना होगा, तो आप 177 में कितना घटा दोगे, 177 में कितना घटा दोगे, 28, 14 इसका मास, 16 इसका मास, नहीं 12 इसका मास, 16 इसका मास, 28 घटाओ कितना आएगा, 149। क्या आएगा, 149। तो जो मास होता है मेटा स्टेबल आयन का, जो मास होता है वो किसके इक्वल होता है भाई, डॉटर का स्क्वायर
डॉटर का स्क्वायर अपॉन पेरेंटल आयन। तो इस डॉटर, ये किसका डॉटर है? इसका। तो ये यहां पर क्या होगा? पेरेंट आयन। तो डॉटर का स्क्वायर मतलब 149 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 177, क्योंकि हमको क्या पूछा है? F1 फ्रैगमेंट से बनने वाले मेटा स्टेबल आयन का मास कितना होगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 125.4। क्या मिलेगा? 125.4। तो हमको जिस आयन का पूछा है ना, उसके आगे एक क्या बना रहेगा? डॉटर बना रहेगा। तो क्या करना है? जिस आयन का पूछा है उसको नीचे रखना है और उसके डॉटर का स्क्वायर कर देना है ना। तो यहाँ पर हम मास नहीं दिया तो मास निकाले, क्यों? क्योंकि सीओ बाहर निकल गया। तो डॉटर आयन क्या है? ये है। ये तो मॉलिक्यूल स्टेबल मॉलिक्यूल है, वो बाहर निकल जाएगा, है ना। तो ये है डॉटर आयन। तो डॉटर आयन का स्क्वायर अपॉन पेरेंटल आयन, इसको बोलते हैं हम लोग क्या? मेटा सर ये स्टेबल आयन पीक निकालना। सर एग्जांपल एक बार फिर से बताइए ना। हाँ हाँ, चलिए आइसोटोपिक पीक हम लोग देखते हैं। आइसोटोपिक पीक, आइसोटोपिक पीक देखो तो क्लोरीन दो टाइप का होता है, एक होता है 35 और एक होता है 37। एक होता है 35, एक होता है 37। 35 का एबंडेंस है 75% और इसका है 25%। मतलब एबंडेंस का रेशियो क्या है? 3:1। ऐसे ही ब्रोमीन होता है, एक होता है ब्रोमीन 79 और एक होता है ब्रोमीन 81। एक ब्रोमीन क्या होता है? 81। दोनों का जो नेचुरल एबंडेंस है कितना होता है? 1:1। मतलब 50% ये है और 50% ये। इसमें क्या है? मतलब ये 75% है यार, और ये क्या है? 25% है ना। 75% और 20%। वैसे ही ये दोनों ब्रोमीन कैसे हैं? 50-50% है। ये नेचुरल एबंडेंस है। अब हम लोग देखेंगे कि अगर एक ही टाइप के हेलोजन प्रेजेंट है कंपाउंड में। कितने टाइप के हेलोजन प्रेजेंट हैं? एक ही टाइप के हेलोजन प्रेजेंट है कंपाउंड में, तब देखेंगे क्या होगा। तो देखो भैया क्या होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। A प्लस बी इज इक्वल टू 1। हम सॉल्व कर रहे हैं क्लोरीन के लिए। हम सॉल्व कर रहे हैं किसके लिए? क्लोरीन के लिए। तो ए मतलब M और B मतलब M+2। तो ए की जगह क्या रखेंगे हम लोग? 3 और बी की जगह क्या रखेंगे? 1। नेचुरल एबंडेंस का जो रेशियो है ना, उसी को तो रखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 3+1 और 1। तो इसको प्लस प्लस नहीं करने हैं भैया, अब पीक का रेशियो हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा? 3:1। क्योंकि एक क्लोरीन है तो एक क्लोरीन 35 3 गुना ज्यादा है किससे? इससे। तो पिक का रेशियो, आइसोटोपिक पिक का रेशियो भी क्या होगा? जिसका एबंडेंस ज्यादा है उसी का पिक रेशियो ज्यादा आएगा। इसी को आप किसके लिए करोगे? ब्रोमीन के लिए करोगे, क्या आएगा? 1:1 आएगा यार। ये किसके लिए है? क्लोरीन के लिए। इसी को हम लोग ब्रोमीन के लिए करेंगे A प्लस बी ऐसे। तो क्या हो जाएगा? A भी 1 है, B भी 1 है। तो रेशियो क्या आ जाएगा? 1:1। ये प्लस प्लस मैथ से नहीं लगाना है भाई, इसको लास्ट में करके अपन सॉल्व करते हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? 3:1 हो जाएगा। तो ये M क्या है? ये क्लोरीन 35 है, ये M मान लो, इसी में 2 जोड़ो 37 हो जाएगा। M+2 पिक है ना, वो कम हो जाएगा उसका इंटेंसिटी।
चलिए अब देखते हैं हम लोग कंपाउंड जिसमें 2 क्लोरीन एटम। तो फॉर्मूला लगा देते हैं, ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब हमको पता है a इज इक्वल टू क्या है 3 है और b इज इक्वल टू क्या है 1 है ना। चलो तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 1 प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 3 3 जा 9 प्लस 6 प्लस 1, बस इतने तक करना है ना। अब हमको पता है a का स्क्वायर, a क्या है m है ना, a क्या है m है। और इधर देखो इसमें क्या है m भी है और m प्लस 2 भी है, तो हम इसको कैसा कंसीडर करेंगे m प्लस 2। ये m है, यहां दोनों है m है और m प्लस 2, तो हम इसको किसका मानेंगे ज्यादा का मानता है m प्लस 2 का। और ये b स्क्वायर है, b प्लस मतलब b का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा m प्लस 2 का स्क्वायर है तो क्या बोलेंगे इसको, ये m प्लस 4 है। ये क्या है m प्लस 4 है। तो इसमें जो रेशियो आएगा m प्लस 2 m प्लस 4 में वो कितने का आएगा 9:6:1 का आएगा, 9:6:1। ये आया था दिसंबर 2015 में, नहीं इसको मैं समझ नहीं पा रही थी कैसे हो रहा था, इसलिए मुझे सर लास्ट में पढ़ाएंगे। चलिए देखिए अब 2 ब्रोमीन एटम आ जाए यार, a प्लस बी इज इक्वल होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो a का वैल्यू भी 1 है और b का वैल्यू भी 1 है यार, है ना। तो a क्या है m है और a भी क्या है m प्लस 2 है और ये क्या है m प्लस 4, 1 प्लस 2 प्लस 1 मतलब 1:2:1 आएगा। तो आपको ये पूछेगा ऐसा कोई कंपाउंड, वो कंपाउंड को में 2 ब्रोमीन है करके भी नहीं बताएगा, वो ऐसा कंपाउंड एक नाम लेगा जिसमें 2 ब्रोमीन होगा, उसमें पूछेगा आइसोटोपिक पिक रेशियो क्या होगा। क्या पूछेगा आइसोटोपिक पिक रेशियो क्या होगा, ये पूछेगा वो। ऐसे ही 3 क्लोरीन एटम, तो ये a प्लस बी का क्यूब हो जाएगा। अब इसके लिए फॉर्मूला लगाओ, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3 हाँ बी स्क्वायर a जो भी है या और फिर b क्यूब, ठीक है। चलो वैल्यू रखो, क्लोरीन का a का वैल्यू कितना है 3 का क्यूब 3 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर इंटू 3 प्लस 1 का क्यूब। एक एक टर्म को अपने अपने जगह पे रखना, जोड़ना नहीं है। देखो भैया ये क्या हो जाएगा 27, ये हो जाएगा ये भी 27, ये कितना हो जाएगा 9 और ये कितना हो जाएगा 1। अब इसी को रेशियो बना देना भैया, 27:9:1 हो जाएगा, ऐसे हो गया। अब देखो a का क्यूब है, a क्या है भैया m है। अब इसमें देखो a स्क्वायर है b है, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर तो m है, b क्या है m प्लस 2 है, तो m प्लस 2 हो जाएगा। इसमें b स्क्वायर a है, मतलब ये क्या हो जाएगा m प्लस 4। ये b क्यूब है, b क्यूब मतलब m प्लस 2 का क्यूब, मतलब क्या हो जाएगा ये m प्लस 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा m प्लस 6 हो जाएगा जी।
ये ए एम रहे, ए कोई इफेक्ट नहीं डालेगा कहीं पे भी, लेकिन बी का जैसे आएगा, बी एक बार है तो +2, बी 2 बार है तो +4, बी 3 बार है तो +6 आएगा। तीन ब्रोमीन प्रेजेंट है तो A प्लस बी का क्यूब, वही फॉर्मूला A क्यूब प्लस 3A² B प्लस 3B² A प्लस B क्यूब। तो A का वैल्यू 1 और B का वैल्यू भी 1 होता है इसमें। ये क्या हो जाएगा 1 + 3 + 3 + 1, इसी को रेशियो बना दो 1:3:3:1। ये हो जाएगा जब 2 ब्रोमीन एटम होंगे। कितने होंगे 2 ब्रोमीन एटम होंगे, सॉरी 3 ब्रोमीन एटम। कितने ब्रोमीन एटम होंगे 3 ब्रोमीन एटम। एक सवाल लिखा है वहीं पे देख लो, इन द मास स्पेक्ट्रम ऑफ 1,2-डाइक्लोरोइथेन, 1,2-डाइक्लोरोइथेन लिखा है, वो इथिलीन है वो, है ना। द एप्रोप्रिएट रेशियो ऑफ पिक 98:100:102 विल बी, क्या है वो 9:6:1, 9:6:1 बना हुआ है सारा चीज। चलो अब देखते हैं कंपाउंड में क्या हो, एक क्लोरीन हो और एक ब्रोमीन हो, ये है कि नहीं, ये कंडीशन है ना। तो अपन बोल देंगे A + B, A + B है ना, A + B ये और C + D। तो A + B, A किसको बोला है, यहां पे मैं बोल देता हूं A 35 क्लोरीन को, B 37 वाले क्लोरीन को, C 79 वाले ब्रोमीन को और D 81 वाले ब्रोमीन को बोला गया है। ठीक है, ये ABCD है और हमको वैल्यू पता है। A का वैल्यू कितना है, A का वैल्यू 3, बाकी सब का वैल्यू कितना है 1-1 है भैया। चलो यार लगा दो। अब एक क्लोरीन है एक ब्रोमीन है, चलो तो क्या हो जाएगा AB + CD है ना, A + B + C + D। अब क्या होगा भैया मल्टीप्लीकेशन हो गया। कैसे हो जाएगा, A मल्टीप्लाइड होगा AC + AD और BC + BD, ठीक है, BC + BD। अब M+2 छांटना जरूरी हो गया हमारे लिए। A क्या है M है, C भी क्या है M है, तो ये क्या है भैया M है यार, है कहाँ M+2 है यार, M ही तो है भाई। A देखो ना A M है ना, C भी तो M है ना, तो M तो लिखा है। अब देखो A कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन D क्या है M+2, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ये M+2 है। अब B M+2 है और C क्या है M है, तो क्या बोलेंगे इसको M+2 ही बोलेंगे। एक M रहेगा एक M+2 रहेगा तो क्या बोलोगे M+2 है, ज्यादा वाले को बोलोगे। B और D है, B क्या है M+2, D भी M+2 है, तो क्या बोलेंगे इसको, ये M+4 है। अब इधर देखना, ये M का वैल्यू हो जाएगा और ये M+2 का वैल्यू हो जाएगा, दोनों को क्या करोगे आप जोड़ोगे और ये M+4 का वैल्यू हो जाएगा। चलो भैया अब वैल्यू रखते हैं 3 × 1 + 1 + 1 × 1 + 1 तो ये क्या हो जाएगा 3 प्लस ये 3 + 1 कितना हो जाएगा 4 + 1, 3:4:1 हो जाएगा भैया। ये M+2 और M+4। तो जब भी कभी
दो चीजें एक साथ आ जाए, m+2 आ रहा है, उसको क्या करोगे आप, मर्ज करोगे एक साथ, उन वैल्यूज को एक जगह लाके जोड़ोगे। तो ये भी m+2 था, ये भी m+2 था, तो दोनों को क्या कर दिए हम लोग, जोड़ दिए हैं। क्लियर? देखो इसमें एक बार देख लो, एक क्लोरीन है और दो ब्रोमीन है, ये क्लोरीन वाला टर्म है, ये ब्रोमीन वाला टर्म है, ए बी, यहां पर डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है क्या क्या कितना कितना है, और वैल्यूज भी लिखी हुई है भाई। ए का वैल्यू 3 है, बाकी सबका क्या है 1 1 1 है ना। चलो अब हम लोगों ने फार्मूला में रखा a+b c+d, तो c+d का स्क्वायर है तो इसको एक्सपेंड किए, c² + 2cd और d², ठीक है। अब इस a और b को मल्टीप्लाई करेंगे, a को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ac², a 2acd, ad², फिर b से मल्टीप्लाई करेंगे, bc², bcd 2bcd और bd², ठीक, यहां तक क्लियर। उसके बाद देखना, ये a भी m है और c भी क्या है, m है, तो m रहेगा। उसके बाद इसमें देखना, a भी m है, c भी m है और d क्या है, m+2 है, देखो दो जुड़ा m+2, a m है, d क्या है, m+2 है, लेकिन दो बार है तो क्या हो जाएगा, ये है, और c m है, नहीं लेंगे तो क्या हो जाएगा m+2। अब इधर देखो 2bcd, b क्या है m+2 और d भी m+2, दो m+2 मतलब m+4, और b क्या है m+2 और d भी m+2 है दो बार, तो एक बार m+2 और दो बार m+2, दोनों मिलके क्या हो जाएगा m+6। अब हमको क्या करना है, एक एक जो वैल्यू है m वाला एक जगह रख दिया, m+2 वाले वैल्यू को एक साथ जोड़ देना और m+4 वाले को एक साथ रख देना, m+6 वाले को एक साथ रख देना। ऐसे रखने से हमारा क्या आ गया रेशियो, 3:7:5:1। हमेशा सेम जो पेरेंट, ये जो आइसोटोपिक पीक है उसकी वैल्यू को जोड़ेंगे एक साथ। देखो ये दोनों को यहां लाए, ये दोनों को यहां ले गया मैं, ठीक है, ऐसे करना है। चलो और देखते हैं, दो क्लोरीन और एक ब्रोमीन कर लो। अब दो क्लोरीन और एक ब्रोमीन, a+b² और c+d, ऐसे, तो ये हो जाएगा a² + 2ab + b² c+d। चलो ये क्या हो जाएगा, a² c और 2ac, अरे abc, b² c और a² d प्लस a b d, और ये हो जाएगा b² d। मल्टीप्लाई कर दिए। चलो भैया अब छांटना है अपन को, a m है, c भी m है, तो क्या रहेगा m, इसमें a m है, b m+2 है, c क्या है m है, तो ये क्या हो जाए, b क्या है m+2 है, दो बार है तो m+4 हो जाएगा। एक मिनट ना, चलिए देखिए, a m है, d m+2 है, तो क्या हो जाएगा m+2, a m है, b m+2 है, d भी m+2, तो क्या हो जाएगा m+4, d m+2 है दो बार तो m+4, और ये भी m+2 है तो क्या हो जाएगा m+6 हो जाएगा। चलो भैया अब वैल्यूज रख लेते हैं, m वाला 3² × 1 प्लस m+2 2 × 3 × 1 × 1 प्लस ये वाला m+2 है
3 स्क्वायर इंटू 1, फिर m+4 रख लो, 1 स्क्वायर इंटू 1 प्लस ये भी है m+4 वाला, 2 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर, ये m+6, तो ये m+2 का हो गया। चलो देखो तो m+2 कौन कौन सा है, ये वाला और ये वाला, ये m+2 हो गया, ऐसे ऐसे बना सकते हो, और ये m+4 वाला, m+4 मतलब ये b²c और 2ac। चलो जोड़ लेते हैं अब यार, कितना आ जाएगा, 9 रेशियो 6 और 9 कितना हो जाएगा, 15, और ये क्या हो जाएगा, 1 और 6 7, और ये 1, तो 9 रेशियो 15 रेशियो 7 रेशियो 1 आ जाएगा जब 2 क्लोरीन और 1 ब्रोमीन रहेंगे। तो जैसे ऐसे बनाते जाना है और जो वैल्यू सेम सेम लगे उसको मर्ज करते जाना है। चलो देखते जाओ। होमोलिटिक क्लीवेज, जानते हो क्या है होमोलिटिक क्लीवेज? हाँ बस, चलिए अब देखते हैं हम लोग, ये अल्कोहल है ना, ये अल्कोहल, तो 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इसको एनर्जी मिलेगा, इलेक्ट्रॉन बीम, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मॉलिक्यूलर रेडिकल आयन में, है ना। अब मॉलिक्यूलर रेडिकल आयन में कन्वर्ट होगा और यहां से टूट जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, मिथाइल रेडिकल, और ये हमको मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड, ऐसे OH पॉजिटिव, ये रेडिकल हमको मिलेगा। तो यहाँ जो मास टू चार्ज रेशियो है, मास टू चार्ज रेशियो मतलब मोलर मास, 2 और कितना हो जाएगा, 12, 2 और 12 कितना हुआ, 14, 14 और 16, 14 और 16 30, 30 और 1 31, तो ये 31 आएगा, क्या आएगा, 31। तो 31 जब मास टू चार्ज रेशियो आपको दिखे ना, तो समझ जाना वो कैरेक्टरिस्टिक पिक है किसका, प्राइमरी अल्कोहल का। क्या है ये, कैरेक्टरिस्टिक पिक है किसका, कैरेक्टरिस्टिक पिक है, यही बेस पिक भी बनाता है, किसका है ये, प्राइमरी अल्कोहल का। ठीक है, प्राइमरी नहीं नहीं, पॉजिटिव आयन रहने से काहे एक मास कम करेंगे, इलेक्ट्रॉन मैम मास प्रोटॉन से होता है, इलेक्ट्रॉन से नहीं भाई। चलिए इधर देखिए भैया, अगर एल्किल ग्रुप लगा है जी, है ना, ये एल्किल ग्रुप लगा है डिफरेंट डिफरेंट, तो कौन से एल्किल ग्रुप को पहले तोड़ोगे, तो कैसे तोड़ोगे, प्रोपाइल, इथाइल, फिर मिथाइल, उसके पहले टर्सरी ब्यूटाइल, मतलब जो बल्की ग्रुप है उसको पहले तोड़ना है, बल्की ग्रुप को क्या करना है, पहले तोड़ना है। ऐसे ही सवाल आया हुआ है, कैसे सवाल आया देखो, OH है और ऐसे 3 डिग्री अल्कोहल है, मिथाइल है, इथाइल है और प्रोपाइल है शायद, है ना। हाँ चलो ऐसे दिखा है, क्लीवेज का ऑर्डर पूछा है यार, क्लीवेज का ऑर्डर तो ये बता दिया यार, प्रोपाइल इथाइल मतलब 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, ऐसे तोड़ना है यार। तो ये पहले टूटेगा कौन, प्रोपाइल बड़ा वाला, फिर इथाइल, फिर मिथाइल, बड़े वाले ग्रुप को पहले क्लीव करना है, तोड़ना है। इन जनरल आपको दिया हुआ है CH, X में हो सकता है OH, OR, NH2, CN, BR, ETC। ठीक, तो आपको हमेशा
हमेशा ये अल्फा के बाद वाला बॉन्ड तोड़ना है। कौन सा बॉन्ड तोड़ना है? इस वाले बॉन्ड को तोड़ना है, एल्किल ग्रुप को बाहर भेजना है। अब कीटोन में देखो, कीटोन में मान लो ऐसा मिथाइल है और एक तरफ इथाइल है, कौन पहले टूटेगा? लार्जर ग्रुप। लार्जर ग्रुप क्लीव्ड फर्स्ट, ये याद रखना है यार, और कुछ नहीं होने वाला। चलो, ऐसे ही आपका एल्डिहाइड में देखना, एल्डिहाइड में क्या इंपॉर्टेंट है उसको देखना। ये होता है एल्डिहाइड RCHO, ये लार्जर ग्रुप है, पहले टूट जाएगा। तो ये जो HCHCO, ये जो पिक है ना, ये पिक, ये मास टू चार्ज रेशियो कितना आएगा? 29। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है किसका? एल्डिहाइड का। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, एल्डिहाइड का कैरेक्टरिस्टिक्स है भाई। ठीक है, जब भी कभी कोई चीज एरोमेटिक सिस्टम से लग जाए, किससे लग जाए? एरोमेटिक सिस्टम से एल्किल ग्रुप लग जाए तो किसको तोड़ लेना भैया? इसको तोड़ लेना, इसको मत तोड़ना। एरोमेटिक सिस्टम से लगी हुई चीज आसानी से नहीं टूटेगा। ठीक है, चलो यही चीज लिखा हुआ है वहां पे। तो प्राइमरी अल्कोहल का कैरेक्टरिस्टिक पिक कितना है? 31 है ना। चलो अब देखो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में देखो ये CH2R है ना, ये मॉलिक्यूलर रेडिकल आयन पहले बनेगा, ये टूट जाएगा तो क्या बन जाएगा? ये बेंजाइल। क्या बन जाएगा? बेंजाइल। ठीक है, बेंजाइल का मास टू चार्ज रेशियो कितना होता है? 91 रहता है। कितना रहता है? 91। ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? ट्रोपेलियम में कन्वर्ट हो जाता है मास में भाई। ये ट्रोपेलियम रेडिकल कैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा ये, है ना। मास टू चार्ज रेशियो C7H7 है 91, इसी के बराबर रहता है। फिर फ्रेगमेंटेशन होगा तो एक C2H2 निकलेगा, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? C5H5 प्लस में। किसमें? C5H5 प्लस, मास टू चार्ज रेशियो 65। फिर क्या होता है? एक C2H2 बाहर आता है, ये किसमें बदल जाता है? फिर C3H3 में बदल जाता है। C3H3 12 3 36 39, मास टू चार्ज रेशियो 39, है ना। मास टू चार्ज रेशियो 39। ऐसे ही अगर आपको ऐसे ही कोई R कहीं से जुड़ा मिले और इधर मिथाइल ग्रुप मिले, है ना, तो ये R टूटेगा और पहले रेडिकल बनेगा, फिर ये क्या हो जाएगा? इस फॉर्म में आ जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्रेगमेंटेशन होके इस फॉर्म में आ जाएगा। फिर ये क्या होगा? फर्दर ऐसे ही प्रोसीड करेगा। फर्दर क्या करेगा? ये ऐसे ही प्रोसीड करेगा। मैक-लेफर्टी रीअरेंजमेंट भी बोलते हैं इसको, मैक-लेफर्टी क्लीवेज या रीअरेंजमेंट। मैक-लेफर्टी रीअरेंजमेंट देखिएगा, गामा H का ट्रांसफर होता है, लिखा हुआ है वहां पर सेम एज नॉरिस टाइप 2 प्रोसेस इन ऑर्गेनिक फोटोकेमिस्ट्री। ऑर्गेनिक फोटोकेमिस्ट्री में जैसे गामा H का ट्रांसफर होता है ना, वैसे इसमें भी होता है, बोल रहे हैं। चलो भैया,
ये एक्स, ये आर, ये अल्फा, बीटा और ये गामा का हाइड्रोजन, ठीक है, गामा का हाइड्रोजन। तो क्या होता है, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होता है और ये H यहां H प्लस के फॉर्म में लगता है, ये बॉन्ड यहां और ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होता है। देखो कैसे हुआ, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हुआ और ये H प्लस के फॉर्म में यहां शिफ्ट हो गया, मतलब क्या बन गया, ये OH बन गया और ये बॉन्ड टूट के कहां लग गया, इस इनॉल बन गया। मतलब तो हमको ये कैसे दिखता है देखेंगे, ये R और ये बन गया जी, ये और ये बॉन्ड टूट गया, ये बॉन्ड टूटा तो कैसे दिखा, ये X, ये डबल बॉन्ड और ये OH, X डबल बॉन्ड और OH। तो ये OH वाला है, ये मॉलिक्यूलर रेडिकल के फॉर्म में ऐसे आ गई। ये देखिए ऐसे ही और सिस्टम है, जैसे कि दिखता नहीं है ना मैक्लेफर्टी क्लीवेज, आपको ऐसे लग रहा होगा कि दिख जाएगा आसानी से, है ना, ऐसे हम लोग ये सिस्टम बना रहे हैं इसलिए आप लोगों को लग रहा है कि ये दिख जाएगा, करके नहीं दिखता है। नहीं नहीं, डाइन डाइनोफाइल नहीं है भैया, ये इनॉल है, वो इन है। चलिए इधर देखिए, ये बॉन्ड ऊपर, ये H प्लस ट्रांसफर, ये डबल बॉन्ड, दोनों टूट जाएंगे यार, एक एल्किन एक इनॉल टाइप का बनता है। ये देखिए यहां, और ये हो जाएगा, ये CH2 का ये CH3 हो जाएगा। ऐसे ही गामा H, अल्फा, बीटा, गामा, तो ये यहाँ पे ये बॉन्ड है ना भाई, और ये बॉन्ड होता है यहाँ पे ट्रांसफर, कैसे दिखेगा, ये ऐसे बॉन्ड और यहाँ पे एक H आ गया है जी, ऐसे, और ये वाला बॉन्ड इधर, ये एक इन बनता है, एक इन बनता है ना, और अगर हेट्रो सिस्टम हो तो इनॉल भी बनता है। सर उसमें जो चार्ज लगा हुआ है रेडिकल और पॉजिटिव चार्ज, वो किसी में है किसी में नहीं है, तो लगाना रहेगा कि नहीं लगाना रहेगा? लगाना रहता है, जो ज्यादा स्टेबल रहता है ना जी उसी में लगाते हैं, जो अच्छा। ज्यादा स्टेबल रहता है ना उसी में हाँ लगाते हैं, क्योंकि हाँ वही सर। क्या देगा, मास में सिग्नल देगा। हाँ, बाकी कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए अल्फा बीटा गामा, ये यहाँ और ये बाहर, कैसे होगा, ये CH2 और ये C, ये O और ये OMe और ये H, क्या हो जाएगा, MEOH, जिसको बोलते हैं ऑर्थो एलिमिनेशन या ऑर्थो क्लीवेज, ऑर्थो एलिमिनेशन या ऑर्थो क्लीवेज ऐसे होता है। ये गामा हाइड्रोजन है, तो ये यहाँ बॉन्ड, ये बॉन्ड यहाँ और ये बाहर, यहाँ X और
जो गामा है वो क्या क्या हो सकते हैं? तो गामा हो सकता है CH3, OH, NH, X जो है OR, SR, OH, Cl, Br, I एटसेट्रा हो सकता है। तो इन जनरल गामा क्लीवेज को हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं, गामा क्लीवेज को ऐसे दिखा सकते हैं। मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट, ये देखिए तो ये यहां चले जाता है और ये बॉन्ड यहां आ जाता है। ये आयंस बन जाते हैं। इसके क्वेश्चन आएंगे तो डायरेक्ट आएंगे भाई, है ना, इधर उधर से नहीं आता है। नाइट्रोजन रूल क्या बोलता है? अगर नाइट्रोजन रूल क्या बोलता है? नाइट्रोजन रूल ये बोलता है भैया कि अगर n का नंबर ऑड हो तो मास टू चार्ज रेशियो भी ऑड होगा। अगर n का नंबर इवन हो तो मास टू चार्ज रेशियो भी इवन होगा। बस यही नाइट्रोजन रूल है, वही नाइट्रोजन रूल है। जैसे CH3NO2 एक ऑड है तो इसका जो मास टू चार्ज रेशियो आता है 61 पे आता है। ऐसे ही डाईएजोबेंजीन यहाँ इवन नंबर में नाइट्रोजन है तो मास टू चार्ज रेशियो 182 आता है। ये इवन है, ये ऑड था, एक था तो ऑड आया, इवन था तो इवन आएगा।